हेलो दोस्तों, मैं एसपी सहाय आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लाइमेक्स एकेडमी पर सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक बेल आइकन की घंटी होती है, उसको आप लोग जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जितना भी अपना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग यूपीए डेलट प्रथम सेमेस्टर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि वर्ष 2023 से लेकर 2016 के सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करेंगे वर्ष 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए देरी ना करते हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहे कि शिक्षण एवं प्रशिक्षण में अंतर को समझाइए। आप लोग उत्तर में लिखिएगा, एक हेडिंग बनाइएगा शिक्षण। ठीक है, इसके अंतर्गत आप लोग लिखिएगा पॉइंट में, शिक्षण सैद्धांतिक अवधारणाओं से संबंधित है। दूसरा कह रहा है कि शिक्षण नए ज्ञान के प्रदान करने की तलाश करता है। तीसरा आपका है शिक्षण का क्षेत्र व्यापक होता है। चौथा आपका है दोस्तों, शिक्षण में शिक्षक अपने छात्रों को प्रतिक्रिया देते हैं। आइए अगली हेडिंग हम लोग देखते हैं। अगली हेडिंग दोस्तों आपके स्क्रीन पर है प्रशिक्षण। ठीक है, इसके अंतर्गत आप लिखिएगा पॉइंट में, प्रशिक्षण ज्ञान का व्यवहारिक अनुप्रयोग है। दूसरा आपका है प्रशिक्षण एक विशिष्ट कौशल सेट विकसित करने के लिए उपकरणों और तकनीकों के साथ पहले से ही जानकारियों को तैयार करता है। तीसरा आपका दोस्तों, प्रशिक्षण का क्षेत्र संकुचित होता है। चौथा आपका है कि प्रशिक्षण में प्रशिक्षकों को प्रशिक्षुओं से प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न दूसरा करें कि शिक्षण में उपचारात्मक एवं निदानात्मक शिक्षण को स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों, उत्तर में आप लोग हेडिंग बनाएगा निदानात्मक शिक्षण। यदि कोई छात्र लगातार किसी विषय में अनुत्तीर्ण होता है या पढ़ने में कमजोर होता है तो छात्र की असफलता की जानकारी प्राप्त करना निदान कहलाता है। शैक्षिक निदान से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसकी सहायता से हम व्यक्तिगत छात्रों की कठिनाइयों और उनकी अयोग्यताओं का अनुमान लगाते हैं। इसका उद्देश्य है कि सीखने में कम से कम कठिनाइयां हो। आइए अगला हेडिंग देखिए। अगली हेडिंग दोस्तों आपके स्क्रीन पर है उपचारात्मक शिक्षण। इसके अंतर्गत आप लोग लिखिएगा कि उपचारात्मक शिक्षण में कमजोर शिक्षार्थियों के शिक्षण अधिगम दोष प्रभावों को दूर करने की प्रक्रिया उपचारात्मक शिक्षण कहलाती है। शिक्षण या अधिगम की कठिनाइयों या त्रुटियों के कारण बच्चे कक्षा में पिछड़ जाते हैं। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा उपयुक्त शिक्षण विधि का चयन करके उनकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न तीसरा करें कि शिक्षण में मनोरंजन एवं रुचि के सिद्धांतों को समझाइए। उत्तर में आप लिखिएगा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा और मनोरंजन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षक और छात्र दोनों ही अभिप्रेरित होकर रुचि से कार्य करते हैं। यह एक संचार रणनीति है जिसका उद्देश्य किसी सामाजिक मुद्दों को कम करना या मनोरंजन के एक कस्टम अनुरूप टुकड़े के माध्यम से जनता को शिक्षित करना है। रुचि के सिद्धांत संदर्भ में पिंटसेट महोदय या पाश्चात्य विदुषी ने यह कहा था कि जब तक छात्रों में सक्रिय रुचि नहीं होगी तब तक शिक्षक का कार्य पूर्ण नहीं होगा। चलिए आगे अगली हेडिंग आपकी रुचि के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला है आपका दोस्तों रुचि का संयम एवं प्रतीक्षा सिद्धांत। दूसरा आपका है सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। तीसरा आपका है बचत और निवेश सिद्धांत या शास्त्रीय सिद्धांत। चौथा आपका है ऋण योग्य निधि सिद्धांत और आपका लास्ट पांचवा है दोस्तों तरलता वरीयता सिद्धांत।
चलिए आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न चौथा करें कि ब्लूम द्वारा संपादित शिक्षण के उद्देश्य बताइए। उत्तर में आप लोग दोस्तों हेडिंग बनाएगा ब्लूम द्वारा संपादित शिक्षण के उद्देश्य। इसके अंतर्गत लिखिएगा कि ब्लूम की वर्गीकरण को शिक्षकों को सीखने और मूल्यांकन के तरीकों पर चर्चा और आदान प्रदान करने के लिए एक आम भाषा प्रदान करने के लिए विकसित किया गया था। विशिष्ट सीखने के परिणाम वर्गीकरण से प्राप्त किए जा सकते हैं। हालांकि इसका उपयोग विभिन्न संज्ञानात्मक स्तरों पर सीखने का आकलन करने के लिए सबसे अधिक किया जाता है। ब्लूम ने संपादित शिक्षण के उद्देश्यों को 3 भागों में विभक्त किया है जो इस प्रकार हैं। आइए उन तीनों को देखते हैं दोस्तों। पहला देखिए दोस्तों, कह रहा है संज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन। दूसरा आपका है भावात्मक पक्ष के उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ अफेक्टिव डोमेन। तीसरा आपका है मनोक्रियात्मक पक्ष के उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। चलिए आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 5वां कह रहा है कि व्यक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में बताइए। उत्तर में लिखिएगा कि व्यक्तिक विभिन्नता से तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति में मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक आदि में अंतर पाया जाना या इसी अंतर के कारण व्यक्ति दूसरे से भिन्न माना जाता है। 19वीं सदी में फ्रांसीसी गाल्टन, पियर्सन, कैटेल यानी टर्मन आदि ने व्यक्तिगत विभिन्नता का पता लगाया तथा सिद्धांतों को बताया। आइए हेडिंग देखिए दोस्तों, व्यक्तिक विभिन्नता के निम्नलिखित सिद्धांत हैं। आप लोग उसको पॉइंट में लिखिएगा हेडिंग बनाकर। व्यक्तिगत अंतर सिद्धांत की खोज व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र में अनुसंधान यह समझने का प्रयास करता है कि लोग कुछ आयामों पर कैसे और क्यों भिन्न होते हैं। दूसरा आप लोग देखिएगा कि व्यावसायिक अध्ययन में व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत, ये हेडिंग बनाएगा। इसके अंतर्गत आप लोग लिखने का प्रयास करिएगा कि व्यवसाय में व्यक्तिगत मतभेद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नियुक्ति प्रक्रिया से लेकर टीम सहयोग और प्रदर्शन तक कंपनी के संचालन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित कर सकते हैं। आइए दोस्तों अगली हेडिंग तीसरी तरह की श्रेणियों पर एक नजदीकी नजर, व्यक्तिगत अंतर के प्रकार। इसके अंतर्गत लिखेगा कि व्यवहार, विचार और भावना के विभिन्न पैटर्न को संदर्भित करते हैं। व्यक्तिगत मतभेदों की अवधारणा की खोज करना कुछ लक्षणों पर बेहतर या बढ़कर के रूप में मूल्य निर्णय देने के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक प्रत्येक व्यक्ति द्वारा लाई गई विविधता और अद्वितीय क्षमता की सराहना करने के बारे में है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न 6 कह रहा है कि खेल विधि की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। दोस्तों उत्तर में लिखिएगा कि खेल विधि की आवश्यकता एवं महत्व निम्नलिखित है। पहला आप है खेल विधि। प्राथमिक स्तर के शिक्षण में खेल विधि को सर्वश्रेष्ठ विधि माना जाता है क्योंकि यह परंपरागत शिक्षण से भिन्न होता है जिसे बालकों में अधिगम के लिए अधिक रुचि होती है। साथ ही प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के लिए भी खेल विधि का बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए दोस्तों दूसरी पॉइंट देखिए, कह रहा है कि बच्चों को खेल खेल में आसानी से सिखाया जा सकता है। खेल खेल में प्राप्त अधिगम अधिक अस्थायी माना जाता है। खेल द्वारा शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास होता है। तीसरा पॉइंट दोस्तों कि इस विधि के द्वारा प्रत्येक बात की शिक्षा देना संभव नहीं है, परंतु यह निश्चित है कि खेलों में बालकों की रुचि अधिक होने के कारण उन्हें खेल द्वारा व्यवहारिक जीवन की सफल शिक्षा दी जा सकती है। चलिए अगली पॉइंट चौथी तरह की भाषा शिक्षण के लिए तो इस विधि को बड़ा उपयोगी बनाया जा सकता है। चौथा है कि रचना, व्याकरण आदि सभी की शिक्षा प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च कक्षाओं में सफलतापूर्वक दी जा सकती है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 7वां कह रहा है कि विधि या प्रविधि में अंतर स्पष्ट कीजिए।
तो विधि एवं प्रविधि में अंतर, विधि में पॉइंट बनाकर लिखिएगा कि विधि का अपना व्यापक रूप होता है। दूसरा है कि विधि का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। तीसरा है कि विधि की एक सामान्य संरचना होती है। चौथा दोस्तों की शिक्षण में सामान्यतः एक बार में एक ही विधि का प्रयोग होता है। आइए अगला देखते हैं हम लोग हैं प्रविधि। ठीक है, इसमें पॉइंट में लिखिएगा कि प्रविधि विधि में प्रयोग होने वाला अंश है। दूसरा आपका कि प्रविधि विधि पर निर्भर करता है। तीसरा है कि प्रविधि जो है विधि की संरचना पर निर्भर करती है। और चौथा आपका कि शिक्षण में आवश्यकता अनुसार कई प्रविधियों का प्रयोग किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 8 कह रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बताइए। तो लिखिएगा कि शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग निम्नलिखित है। पॉइंट में लिखिएगा कि शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षक एवं विद्यार्थियों को विभिन्न तथ्य, आंकड़े तथा सूचनाएं प्राप्त होती हैं। दूसरा है कि कंप्यूटर में विभिन्न सूचनाओं तथा आंकड़ों का भंडारण किया जा सकता है तथा उसे लंबे समय तक सुरक्षित भी रखा जा सकता है। तीसरा दोस्तों की कंप्यूटर सूचनाओं तथा आंकड़ों का प्रदान करने वाली एक विश्वसनीय तार्किक मशीन है। आइए अगली पॉइंट चौथी कह रहा है कि कंप्यूटर के जरिए जटिल गणनाएं तत्काल ही संपन्न की जा सकती है। और पांचवा आपका है दोस्तों की कंप्यूटर पर बच्चों को अनुक्रिया करने का अवसर प्राप्त होता है। छठा आपका कि कंप्यूटर से सीखने की प्रक्रिया सरल तथा प्रभावपूर्ण बन जाती है। चलिए आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 9 है कि सहभागी शिक्षण के उद्देश्य बताइए। तो आप लोग हेडिंग में लिखिएगा कि सहभागी शिक्षण के उद्देश्य। इसमें पॉइंट बनाकर लिखिएगा कि सहभागी शिक्षण के माध्यम से छात्र एवं शिक्षक दोनों को क्रियाशील बनाना आसान होता है। दूसरा है कि विषय वस्तु के प्रस्तुति को बोधगम्य एवं सरल बनाना है। तीसरा आपका है कि छात्रों को अस्थायी ज्ञान प्रदान करना है। चौथा आपका है कि छात्रों के बहुमुखी विकास को सुनिश्चित करना है। और आपका पांचवा है दोस्तों कह रहा है कि छात्रों में सृजनात्मकता, तार्किकता या जिज्ञासा, चिंतन, मनन आदि के विकास को सुनिश्चित करता है। चलिए छठा देखिए कह रहा है कि छात्रों की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। सातवां है कि छात्रों के आवश्यकता अनुसार कक्षा अभ्यास का निर्धारण करना। आठवां आपका है कि छात्रों के लिए कक्षा के वातावरण को रुचिकर एवं आनंददायी बनाना। और लास्ट आपका नौवां है दोस्तों कि शिक्षकों की सुविधाओं, अधिगम एवं ज्ञान में समन्वय स्थापित करना। चलिए आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 10 यानी 10। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए प्रश्न 10 को देखा जाए। कह रहा है कि शिक्षण में व्याख्यान प्रविधि को समझाइए। आप लोग हेडिंग में लिखिएगा कि व्याख्यान प्रविधि किसी भी विषय वस्तु का गहन ढंग से विश्लेषण करना व्याख्यान प्रविधि कहलाता है। इस प्रविधि का प्रयोग जटिल विधियों को समझाने तथा सरल करने के लिए किया जाता है। अगली हेडिंग बनाएगा कि व्याख्यान प्रविधि के मुख्य कारक। इसके निम्नलिखित कारक हैं दोस्तों। पहला है आपका व्याख्यान को अधिक प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को चित्र, मॉडलों, उदाहरणों एवं तुलना के तरीकों को ठीक है समावेश करना चाहिए। दूसरा आपका कि व्याख्यान सरल एवं स्पष्ट भाषा में होना चाहिए। तीसरा आपका कि व्याख्यान से पहले उद्देश्य का निश्चित करना। आइए चौथा कह रहा है कि व्याख्यान अस्त्रानुकूल होना चाहिए। पांचवा आपका कि व्याख्यान देने के बाद शिक्षक जो है रुचिकर प्रश्न पूछकर ज्ञात करे कि सीखने की क्रिया हो रही है या नहीं। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं वर्ष 2022 में। तो जितने भी 2022 में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे सभी प्रश्नों को मैं लेकर आप लोगों के बीच में आ गया हूं दोस्तों। तो आप लोग इस सेशन को जितना हो सके अपने दोस्तों को, अपने नाते रिश्तेदारों को ठीक है सभी को शेयर कर दीजिए। ठीक है, अपने व्हाट्सअप, फेसबुक जिसपे जो भी आप चलाते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ठीक है सब पे आप शेयर करिए। चलिए प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 11 कह रहे कि शिक्षा में मानचित्र एवं चार्ट की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर में लिखिएगा कि एक अवधारणा मानचित्र एक प्रकार का ग्राफिक आयोजक है जिसका उपयोग किसी विषय के ज्ञान का प्रतिनिधित्व करने, विचारों के बीच संबंध बनाने और किसी के समझ के दृश्य प्रतिनिधित्व बनाने के लिए किया जाता है। अवधारणा मानचित्र मुख्य विचार या अवधारणा से शुरू होते हैं और फिर यह दिखाने के लिए शाखा लगाते हैं कि उस मुख्य विचार को विशिष्ट विषयों में कैसे तोड़ा जा सकता है। आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न 12 यानी 12 तरह की संप्रेषण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो संप्रेषण के प्रकार, पहला है दोस्तों हेडिंग बनाएगा मौखिक संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण का अर्थ होता है कि आमने सामने मौखिक बातचीत करके सूचनाओं का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? मौखिक संप्रेषण कहलाता है दोस्तों। आइए दूसरा देखिए, दूसरी आपकी हेडिंग है लिखित संप्रेषण। ठीक है, लिखित संप्रेषण से आशय ऐसे संप्रेषण से है जो कि लिखित में हो। ज्यादातर दशाओं में यह औपचारिक संप्रेषण होता है। तीसरा आपका हेडिंग है कि औपचारिक संप्रेषण, जब संदेश के प्रेषक और प्रापक के बीच औपचारिक संबंध होते हैं तो संप्रेषण औपचारिक रूप में होता है। चौथा दोस्तों की अनौपचारिक संप्रेषण, जब संदेश के प्रेषक एवं प्रापक के बीच अनौपचारिक संबंध होते हैं तो संप्रेषण भी अनौपचारिक रूप में होता है। अगला आपका हेडिंग है दोस्तों 5वां अधोमुखी संप्रेषण। अधोमुखी संप्रेषण से तात्पर्य ऐसे संप्रेषण से है जो उच्च अधिकारियों से चलकर नीचे अधिकारियों की ओर जाता है, जैसे विपणन प्रबंधक के द्वारा विक्रय प्रबंधक को आदेश देना। आइए आगे देखते हैं हम लोग। अगली हेडिंग आपकी छठी तरह की ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण, जब संप्रेषण निम्न से उच्च स्तर की ओर होता है तो उसे ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण कहते हैं। सातवां आपका है कि क्षैतिज संप्रेषण। क्षैतिज अथवा समतल संप्रेषण वह है जो किसी संस्था के समान स्तर के अधिकारियों के बीच होता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न 13 तरह की क्रियाशीलता के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। आप लोग उत्तर में एक हेडिंग बनाएगा क्रियाशीलता का सिद्धांत। यह शिक्षण का एक मूल्यवान सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए छात्र का क्रियाशील होना अति आवश्यक है। क्रियाशीलता दो प्रकार की होती है। पहला आपका है शारीरिक क्रियाशीलता, दूसरा आपका है मानसिक क्रियाशीलता। आइए तरह की शारीरिक क्रियाशीलता के अंतर्गत छात्रों को कर्मेंद्रियों की क्रियाशीलता का शिक्षण दिया जाना चाहिए तथा मानसिक क्रियाशीलता में ज्ञानेंद्रियों का शिक्षण दिया जाना चाहिए। मनोविज्ञान के अनुसार प्रत्येक छात्र अपने स्वभाव से ही क्रियाशील होता है, अतः क्रियाशीलता उसकी प्रकृति के अनुरूप होती है। बालक का विकास भाषण सुनने और पुस्तकों को रटने से नहीं हो सकता। यह उसी शिक्षण विधि के द्वारा हो सकता है जो बालक को अधिक से अधिक शारीरिक और मानसिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसी को सफल शिक्षण विधि कहते हैं। इसमें बालकों को तर्क और चिंतन करने एवं समस्याओं से लड़ने का अधिक से अधिक अवसर दिया जाता है। चलिए चलते हम लोग हैं आगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 14 तरह की शिक्षण एवं प्रशिक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए या बताइए। शिक्षण एवं प्रशिक्षण में अंतर, पहला लिखिएगा आप लोग शिक्षण। इसमें पॉइंट बना के लिखिएगा कि शिक्षण एक शैक्षणिक गतिविधि है जिसमें एक शिक्षक छात्र को किसी दिए गए विषय पर ज्ञान और अवधारणाएं प्रदान करता है ताकि उसे भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया जा सके। दूसरा आपका है कि शिक्षक संवैधानिक होता है। तीसरा आपका है कि इसमें विद्यार्थियों को नवीन ज्ञान का प्रावधान होता है। और आपका चौथा है इसमें शिक्षार्थी के शिक्षा, ज्ञान और बुद्धि का विकास होता है। आइए आगे देखते हम लोग। पांचवा है दोस्तों आपका कि इसमें शिक्षार्थी के विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान का विकास होता है। अगली हेडिंग आप बनाइएगा प्रशिक्षण। इसमें पॉइंट में लिखिएगा कि प्रशिक्षण एक सीखने की प्रक्रिया है जिसमें एक किसी व्यक्ति को
शिक्षार्थी के प्रदर्शन में सुधार के लिए नौकरी से संबंधित एक विशिष्ट कौशल के संबंध में एक पेशेवर विशेषज्ञ एवं निर्देश और दिशा निर्देश जाते हैं। दूसरा आपका कि प्रशिक्षण व्यवहारिक होता है। क्या होता है दोस्तों? व्यवहारिक होता है। तीसरा आपका कि इसमें शिक्षार्थियों के मौजूदा ज्ञान का अनुप्रयोग किया जाता है। चौथा आपका कि इसमें शिक्षार्थियों के दक्षताएं और योग्यताओं का विकास होता है। पांचवा आपका कि इसमें किसी विशेष क्षेत्र में गहन अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 15 कह कि उपचारात्मक शिक्षण को स्पष्ट कीजिए। कह कि उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ है शिक्षा में कमजोर शिक्षार्थियों के शिक्षण अधिगम दोष प्रभावों को दूर करने की प्रक्रिया उपचारात्मक शिक्षण कहलाती है। शिक्षण या अधिगम की कठिनाइयों या त्रुटियों के कारण बच्चे कक्षा में पिछड़ जाते हैं। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा उपयुक्त शिक्षण विधि का चयन करके उनकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण एक ऐसा कार्य है जो विद्यार्थी की सामान्य एवं विशिष्ट अधिगम कमजोरियों को खत्म करने के लिए किया जाता है। कि किसी विशेष विद्यार्थी की किसी विशेष विषय या प्रकरण में अनुभव होने वाले कठिनाई या कमजोरी के निदान से उनके निवारण के लिए उपचारात्मक शिक्षण योजना का काम शुरू होता है। किसी समस्या विशेष के अनुसार ही उसका उपचार प्रारंभ किया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर प्रश्न 16 तरह की सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया को समझाइए। उत्तर में आप लोग हेडिंग लिखिएगा कि सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया। सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया सामान्यतः निम्न सोपानों में की जाती है। पहला आपका है पाठ योजना निर्माण, ये हेडिंग बनाएगा। इसके अंतर्गत आप लोग लिखिएगा दोस्तों कि छात्राध्यापक को एक शिक्षण कौशल जैसे वर्णन करना, व्याख्यान करना, प्रश्न पूछना आदि में किसी एक जिसे कि छात्राध्यापक को सीखना है का ज्ञान उसे प्रशिक्षण की परिस्थिति में करा दिया जाता है और उस पर आधारित सूक्ष्म शिक्षण की पाठ योजना तैयार की जाती है। अगला है दोस्तों कक्षा शिक्षण। इसके अंतर्गत लिखिएगा कि छात्राध्यापक छोटे से पाठ को अपने सहयोगी छात्रों द्वारा 5 से 10 मिनट तक पढ़ाता है। यह सोपान सूक्ष्म शिक्षण सूत्र का है। आइए अगली हेडिंग तीसरी कह रहा है कि प्रतिपुष्टि। छात्राध्यापक द्वारा पढ़ाए गए पाठ की प्रभाविता के विषय में पर्यवेक्षक द्वारा एक विशेष रूप से विकसित मूल्यांकन प्रपत्र की सहायता से जानकारी दी जाती है। यह संपूर्ण पाठ को ऑडियो टेप के माध्यम से रिकॉर्ड कर दिया जाता है तथा पर्यवेक्षक प्रशिक्षणार्थी को ऑडियो टेप सुनाकर उसकी कमियों को इंगित करता है। आइए अगला देखिए दोस्तों चौथा करें पुनः पाठ योजना, यानी कि प्रतिपुष्टि के तुरंत बाद छात्राध्यापक सुझाए गए विचारों के आधार पर फिर पाठ के पुनः नियोजित करता है। सूक्ष्म शिक्षण का यह सोपान पुनर्योजन सत्र कहलाता है। अगली हेडिंग आपकी है पुनर्शिक्षण, यानी कि प्रयोजन के पश्चात पुनर्योजित पाठ को उसी के समान स्तर के दूसरे समूह पर पुनर्शिक्षण कराया जाता है। यह सोपान पुनर्शिक्षण सत्र कहलाता है। ठीक है। छठा आपका पुनः प्रतिपुष्टि। पुनर्योजित पुनर्शिक्षण पाठ को पुनः पर्यवेक्षित या पर्यवेक्षक छात्राध्यापक से फिर पाठ संबंधित विचार विमर्श करता है एवं पुनः प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। आइए दोस्तों देखिए आपका करें कि पाठ योजना, फिर शिक्षण, फिर पृष्ठपोषण होगा। ठीक है। फिर पुनः पाठ योजना, फिर पुनः शिक्षण, फिर पुनः क्या होगा पृष्ठपोषण होगा। ठीक है, ये इसकी प्रक्रिया है। चलिए आगे हम चलते दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 17 करें कि बहुक्षेत्रीय शिक्षण से क्या अभिप्राय है। उत्तर में आप लोग हेडिंग बनाएगा दोस्तों बहुक्षेत्रीय शिक्षण विधि। इस विधि में एक ही कक्षा में एक से ज्यादा कक्षा के बच्चे तथा एक ही कक्षा के अलग अलग स्तर के बच्चे एक साथ बैठते हैं। ऐसे में बच्चों के साथ सीखने सिखाने की प्रक्रिया करना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है।
इस प्रक्रिया में हमने बैठक व्यवस्था इस तरह रखी है कि लगभग एक स्तर के बच्चे एक साथ बैठकर सीख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 18 कह रहा कि कथन युक्ति को स्पष्ट कीजिए। एक युक्ति प्रारूप जो ऐसे प्रतिष्ठान से अनुमति देता है जिसमें सत्य आधार वाक्यों से असत्य निष्कर्ष निकालने का अवकाश हो, वह वैध प्रारूप होगा। ऐसी युक्ति जिसमें सत्य आधार वाक्य तथा असत्य निष्कर्ष हो एक अवैध युक्ति है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 19 कह रहा है कि शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत से क्या आशय है। उत्तर में आप लिखिएगा कि शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत निम्न है। पहला आप हेडिंग बनाएगा मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्डोगल 1908 में ने किया था। मनुष्य का व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। इन मूल प्रवृत्तियों के पीछे छिपे संवेग किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरा आपका है अंतर्नोद सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादक मनोवैज्ञानिक हल ने किया था। मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं उसमें तनाव उत्पन्न करती है। मनोवैज्ञानिक भाषा में इसे अंतर्नोद कहा जाता है। यह अंतर्नोद व्यक्ति को कोई विशेष कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अगली हेडिंग आपका है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार अभिप्रेरणा के दो मुख्य कारक हैं। आइए उनको देखते हैं। पहला है आपका मूल प्रवृत्ति, दूसरा आपका है अचेतन मन। इन्होंने मूल प्रवृत्तियों को भी दो भागों में बांटा है। पहला आपका है जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरा आपका है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 20। दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों प्रश्न 20 को देखते हैं। कह रहा कि अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना क्या है। अपेक्षित अधिगम स्तर की रचना 3 शब्दों से हुई है। अपेक्षित अधिगम और स्तर। अपेक्षित शब्द का अर्थ होता है ज्ञात करना, अधिगम शब्द का अर्थ होता है सीखना, अर्थात सीखने को जीवनोपयोगी दक्षता में परिवर्तन करना ही अधिगम कहलाता है। स्तर शब्द का आशय उपलब्धि के स्तरों से लगाया जाता है। अपेक्षित अधिगम स्तर संपूर्ण व्यवहार को प्रदर्शित करता है। चलिए कह रहा कि जिनका अवलोकन किया जा सकता है। व्यक्ति ज्ञान, समझ, संप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, आकलन इत्यादि जैसे अधिगम के उद्देश्यों का वर्गीकृत विश्लेषण कर सकता है और इसके अनुसार वांछित अधिगम की उपलब्धि को दर्शा सकता है। चलिए दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं वर्ष 2019 में। तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे 2019 में, सभी प्रश्नों को मैं आपके बीच लेकर आ गया हूं दोस्तों। तो इस चैनल को जितना हो सके शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न 21 करें कि उत्तम शिक्षण की क्या विशेषताएं हैं। उत्तम शिक्षण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला आपका है उत्तम शिक्षण शुद्ध जानकारी प्रदान करता है। दूसरा आपका है कि उत्तम शिक्षण सीखने के लिए आत्म प्रेरणा बनाता है। तीसरा आपका है कि उत्तम शिक्षण द्वारा छात्र अच्छे शिक्षण में सक्रिय रहते हैं। चौथा है आपका कि उत्तम शिक्षण चुनिंदा जानकारी पर केंद्रित है। पांचवा दोस्तों कि उत्तम शिक्षण जनतांत्रिक आदर्शों पर आधारित है। छठा आपका है कि उत्तम शिक्षण छात्रों में मूल्य एवं संस्कार पैदा करता है। सातवां आपका है कि उत्तम शिक्षण गतिविधि पर आधारित होता है। आइए आगे। आठवां है दोस्तों कह रहा है कि उत्तम शिक्षण वह होता है जिसमें शिक्षक अपने व्यक्तिगत गुणों से अंतः क्रिया द्वारा छात्र को प्रभावित कर उसमें ऐसे गुणों या मूल्यों का विकास करे जो राज्य एवं शासन के हित में हो। समझ गए। और नौवां आपका है दोस्तों कि अच्छा शिक्षण छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। लास्ट है दोस्तों 10वां उत्तम शिक्षण छात्रों के लिए रुचिकर एवं प्रभावी होता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न आपके
स्क्रीन पर प्रश्न 22 कह रहा है कि संप्रेषण में बाधक तत्व कौन कौन है। तो संप्रेषण में बाधक तत्व निम्नलिखित हैं। पहला आप लिखिएगा रुचि का अभाव। यदि शिक्षक एवं छात्र दोनों में से किसी में भी रुचि का अभाव है तो संप्रेषण प्रक्रिया ठीक से पूरी नहीं होगी। दूसरा है कि संप्रेषण माध्यम की कमी। संप्रेषण बना रहने के लिए संप्रेषण माध्यम धारा प्रवाह का कार्य करता है कि नहीं। यदि धारा प्रवाह रुक जाएगा तो कार्य अबाध गति से नहीं चलेगा। अंततः माध्यम की कमी से संप्रेषण में रुकावट आ सकती है। तीसरा आपका संप्रेषण सामग्री की कमी। यदि संप्रेषण सामग्री प्राप्तकर्ता की रुचि के अनुकूल नहीं है तो संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होगी। चलिए चौथा है दोस्तों भाषा की कमी। जिस भाषा में आप बोल रहे हैं तथा जिन संकेतों का प्रयोग कर रहे हैं यदि प्राप्तकर्ता उन्हें नहीं समझ पा रहा है तो भी संप्रेषण में रुकावट आ जाती है। पांचवा दोस्तों लास्ट है वातावरण संबंधित कमियां। यदि वातावरण में प्रतिकूलता है जैसे अधिक गर्मी, ठंड, बरसात, आंधी, तूफान आदि हो तो भी संप्रेषण में रुकावट आ जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 23 कह रहा है कि शिक्षण में नियोजन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। उत्तर में लोग दोस्तों लिखिएगा हेडिंग बनाकर कि शिक्षण में नियोजन के सिद्धांत। कह रहा है कि एक प्रभावी शिक्षक का शिक्षण कक्ष में प्रवेश करने और शिक्षण करने से पूर्व प्रारंभ हो जाता है। प्रभावशाली शिक्षण एक नियोजित क्रियाकलाप है। शिक्षक शिक्षण अनुदेश की विषय वस्तु का नियोजन करता है। शिक्षण सहायक सामग्री का चयन करता है। अधिगम क्रियाकलापों का रूपांक करता है। नियोजन एक चक्रीय प्रक्रिया होनी चाहिए जिसमें अधिक प्रतिफलों का निर्णय और शिक्षण एवं मूल्यांकन की रणनीतियां सम्मिलित हो। इसमें संपूर्ण विद्यालय विषय और कक्षा स्तर और नियोजन शामिल है। नियोजन सभी शिक्षार्थियों को अपना सर्वोत्तम निष्पादित करने के अवसर प्रदान करे। आगे देखिए आगे कह रहा कि क्लर्क ने नियोजन को परिभाषित करते हुए कहा कि नियोजन एक ऐसी बुनियादी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति भविष्य के आविष्कारों, साधनों और परिणामों को दृष्टिगत करता है और अपने भविष्य के कार्यों को मार्गदर्शन हेतु एक संरचना तैयार करता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 24 कह रहा है कि पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र को 100 उदाहरण समझाइए। तो दोस्तों आप लोग उत्तर में हेडिंग लिखिएगा कि पूर्ण से अंश की ओर। इस शिक्षण सूत्र में बालक को पहले संपूर्ण वस्तु या तथ्य की जानकारी दी जाती है। इस सूत्र के अनुसार बच्चों को जो कुछ भी सिखाया जाए उसे पहले पूर्ण रूप से सामने रखा जाए और बाद में उसके हर अंश को स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जाए। ठीक है, इससे बच्चों में आगे पढ़ाए जाने वाले विषय के प्रति उत्साह और रुचि जागृत होगी। उदाहरण देखिएगा, जैसे इस शिक्षण सूत्र में बालक को सबसे पहले संपूर्ण पेड़ को बताया जाता है। बालक पूरे पेड़ को समझ जाता है, उसके दिमाग में पेड़ का चित्र उपस्थित हो जाता है, वह पूरे पेड़ के बारे में सोचता है। पेड़ के विभिन्न भागों की ओर उसका ध्यान नहीं जाता है। शिक्षक बालक के इस पूर्ण पेड़ के ज्ञात के आधार पर पेड़ के अन्य भागों का ज्ञान कराता है। इसी आधार पर बालकों को पहले वाक्य का ज्ञान कराया जाता है, फिर अक्षरों का। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 25 कह रहा है कि समूह चर्चा विधि के लाभ लिखिए। तो उत्तर में आप लोग लिखिएगा, एक हेडिंग बनेगा समूह चर्चा विधि के लाभ। समूह चर्चा विधि से छात्रों के समूह को आमने सामने बैठाकर किसी निश्चित विषय वस्तु, शीर्षक इत्यादि पर विचार विमर्श किया जाता है। समूह चर्चा सीखने का सरल एवं सक्रिय ढंग है। इस विधि का उपयोग छोटी कक्षाओं के बच्चों में ज्यादा प्रभावी नहीं होता है। इस विधि का प्रयोग उच्च कक्षाओं के बच्चों पर किया जाता है। इस विधि को उपयोग से समय की क्या होती है दोस्तों, बचत होती है। आइए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 26 कह रहा है कक्षा शिक्षण करते समय अच्छे प्रश्न की विशेषता लिखिए। अच्छे प्रश्न की विशेषता दोस्तों निम्नलिखित हैं।
पहला आपका है कि प्रश्न का आकार ना तो अधिक छोटा और ना ही अधिक बड़ा हो। दूसरा है कि प्रश्न की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। तीसरा आपका है कि प्रश्न छात्रों के विषय से संबंधित होनी चाहिए। और चौथा आपका कि प्रश्न विकासात्मक होना चाहिए। यानी पांचवा आपका है कि प्रश्न छात्रों के आयु कक्षा के अनुरूप होना चाहिए। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न 27। कि बाल केंद्रित शिक्षण की 4 प्रविधियों के नाम लिखिए। तो बाल केंद्रित शिक्षण एक प्रभावी शिक्षण माना जाता है। इसमें बालक और शिक्षक दोनों सक्रिय होकर सीखते हैं। इस विधि में बालक स्वतंत्र रूप से सीखता है, जिसमें बालक की सृजनात्मकता क्षमता का विकास होता है। यह विधियां निम्न हैं। आइए इन सभी विधियों को देखते हैं। पहला आपका कि देखो और कहो। दूसरा आपका कि अक्षर बोध विधि। तीसरा आपका है सामूहिक पाठन विधि। चौथा आपका कि सहचर्य विधि। पांचवा आपका है वाक्य शिक्षण विधि। और आपका छठा है कहानी विधि। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 28 कह रहा है कि श्यामपट्ट लेखन करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो श्यामपट्ट लेखन करते समय निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। पहला आपका है कि श्यामपट्ट पर व्यर्थ की बातें नहीं लिखनी चाहिए। दूसरा आपका कि श्यामपट्ट पर लिखते समय शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसका कोई भाग किसी और बैठे हुए बालकों के लिए चमक तो नहीं रहा है। तीसरा आपका कि श्यामपट्ट को ऊपर से नीचे तक नहीं भरना चाहिए, क्योंकि पीछे बैठे बच्चों को उसे देखने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और आपका चौथा है श्यामपट्ट पर लिखते समय शिक्षक को बाएं पैर आगे रखना चाहिए। आइए दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 29 कह रहा है कि अपेक्षित अधिगम स्तर संप्राप्ति के 4 उपाय लिखिए। उत्तर लिखिएगा कि अपेक्षित अधिगम स्तर संप्राप्ति के 4 उपाय हैं। पहला आपका कि छात्रों को रहने की क्षमता तथा पाठ्य पुस्तकों के अनाधिकृत बोझ को न्यून मतलब कम करने में। दूसरा आपका कि प्राथमिक दक्षताओं को प्राप्त करने में। तीसरा आपका कि अध्यापक को बोधजन्य एवं व्यवहारिक शिक्षण प्रदान करने में। चौथा आपका कि उपलब्धि परख मूल्यांकन एवं संप्रेषणीय परीक्षण में। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 30। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए प्रश्न 30 देखिए क्या कह रहा कि श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री की 4 विशेषताएं लिखिए। तो लिखिएगा कि श्रव्य दृश्य सामग्री या शिक्षण अधिगम सामग्री की 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला आपका है श्रव्य दृश्य सामग्री अस्थायी रूप से सीखने एवं समझने में सहायक है। दूसरा आपका है कि मौखिक बात को कम करती है। तीसरा आपका है कि यह अनुभवों के द्वारा ज्ञान प्रदान करती है। चौथा आपका कि यह नरेशन के द्वारा शिक्षा देती है। चलिए दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं 2018 में। तो सभी लोग 2018 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखिए और जितना हो सके अपने दोस्तों को इस सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को देखा जाए। चलिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न 31 कह रहा है कि प्रयोग प्रदर्शन प्रविधि का प्रयोग करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो तुम लिखिएगा दोस्तों कि प्रयोग प्रदर्शन प्रविधि का प्रयोग करते समय ध्यान रखी जाने वाली सावधानियां निम्न हैं। आइए उनको देखते हैं। पहला है आपका दृश्य श्रव्य सामग्री का उचित प्रकार से प्रयोग करना। दूसरा आपका है कि यंत्रों के उपयोग का सही प्रकार से ज्ञान देना चाहिए। तीसरा आपका है कि मित्र व्यापिता के साथ प्रयोग संपन्न करना चाहिए। चौथा आपका कि प्रयोग को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। पांचवा आपका कि शिक्षक को बहुत सावधानी से पाठ की प्रभावत्मकता को बनाए रखना चाहिए। छठा आपका है कि छात्र को प्रयोग सीखने का अवसर देना चाहिए। और लास्ट आपका है कि सातवां प्रयोग का प्रदर्शन करते समय छात्र की प्रयोग में रुचि बनाए रखना चाहिए। चलिए दोस्तों प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 32 कह रहा है कि खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धतियों का उल्लेख कीजिए। तो खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धतियां निम्नलिखित हैं। पहला आपका दोस्तों मांटेसरी पद्धति। इस पद्धति की जन्मदाता मारिया मांटेसरी हैं। मांटेसरी ने बालकों को अनेक वस्तुएं खेलने को देने की बात कही है, जिससे बालक खेल खेल में अनेक बातों को क्या करे सीख लेते हैं। दूसरा आपका है दोस्तों, दूसरा आपको देखिए, दूसरा है आपकी हेडिंग किंडरगार्टन पद्धति। किंडरगार्टन पद्धति में भाषा शिक्षण के उद्देश्य
अर्थ ग्रहण, अभिव्यक्ति तथा सृजन शक्ति तीनों का साथ साथ विकास होता है। किंडरगार्टन की गतिविधियों को इस विचार के आधार पर तैयार किया जाता है या किया जाता था कि बच्चे खेल के माध्यम से सबसे अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तीसरा आपका है डाल्टन योजना। इस विधि के जन्मदाता हेलन पार्कहर्स्ट हैं। इस पद्धति में बालकों को उनकी कार्य क्षमताओं के अनुसार बांट दिया जाता है। बालकों पर समय सारणी तथा परीक्षा का कोई बंधन नहीं होता है। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 33 करें कि कक्षा शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता तथा महत्व पर प्रकाश डालिए। उत्तर लिखिएगा कि शिक्षण सामग्री के अनेक कार्य हैं तथा सभी बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी है। छोटे बालकों की शिक्षा में इसके महत्व को प्रत्येक शिक्षा शास्त्री ने एक मत होकर स्वीकार किया है। निम्नलिखित बिंदुओं में इसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है। आइए पहला आपका है, पहला आप लोग हेड बनेगा प्रेरणादायी, यानी कि श्रव्य दृश्य साधन बालकों का ध्यान आकर्षित करके ज्ञान को स्थूल रूप में प्रस्तुत करते हैं। इससे बालकों को सीखने की क्रिया में प्रेरणा एवं उत्सुकता मिलती है। दूसरा है दोस्तों आपका कि क्रियागत अवसर की सुलभता। शिक्षण सामग्री के प्रयोग से बालकों को नाना प्रकार की क्रियाएं करने के अवसर मिलते हैं। समझ गए? वे उसमें बोलते चालते हैं, प्रश्न पूछते हैं तथा वाद विवाद करते हैं। इसमें उनकी विभिन्न इंद्रियां उत्तेजित हो जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इनकी पाठ में रुचि बनी रहती है। अगला है आपका हेडिंग स्पष्टीकरण में सहायक। शिक्षक सामग्री के प्रयोग से बालकों को कठिन से कठिन पाठ्य सामग्री का स्पष्टीकरण हो जाता है। इसका एकमात्र कारण यह है कि बालक को जो कुछ सुनते हैं उसी को आंखें से देखकर भी ले लेते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 34 करें कि शिक्षण कौशलों की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए किन्हीं दो शिक्षण कौशलों को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में दोस्तों लिखिएगा, हेडिंग बनाइएगा कि शिक्षण कौशल का अर्थ। शिक्षण कौशल किसी भी क्रिया को करने का सर्वोत्तम तरीका है जिसके द्वारा विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति प्रभावपूर्ण ढंग से की जा सके। ब्राउन के अनुसार कौशल अध्यापक कार्य या अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों के अभिगत में सहायता पहुंचाना है। शिक्षण कौशल विभिन्न प्रकार के होते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। पहला है दोस्तों आपका प्रस्तावना कौशल। यह शिक्षण कौशल शिक्षण द्वारा नए पाठ की शुरुआत के समय प्रयोग किया जाता है। इस कौशल की यह मान्यता है कि पाठ का प्रस्तुतिकरण जितना आकर्षक होगा, रोचक होगा, उतना ही विद्यार्थी पाठ को ध्यानपूर्वक और अधिक केंद्रित होकर पढ़ेंगे। चलिए दूसरी आपकी हेडिंग रहेगी पुनर्बलन कौशल। पुनर्बलन कौशल से अभिप्राय है ऐसे उद्दीपनों का प्रयोग करना जिनके प्रस्तुतिकरण या जिन्हें हटाने से किसी अनुक्रिया के होने की आशा बढ़ जाती है। इस उद्दीपनों में पुरस्कार, शाबाशी देना, प्रशंसा करना आदि क्रियाएं आती हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 35 करें कि बहुकक्षा शिक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो बहुकक्षा शिक्षण की उपयोगिता एक अध्यापक द्वारा बहुत सी कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना है। बहुकक्षा शिक्षण इसकी निम्नलिखित उपयोगिता है दोस्तों। पहला आपका है इससे समय की बचत होती है। दूसरा है कि इसके अंतर्गत शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाता है। तीसरा आपका कि बहुकक्षा शिक्षण से विद्यार्थियों में सामाजिक ज्ञान होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 36 कह रहा है कि शिक्षण प्रविधियों की कक्षा शिक्षण में क्या उपयोगिता है, स्पष्ट कीजिए। तो शिक्षण प्रविधियों की कक्षा में शिक्षण में उपयोगिता, इसकी निम्नलिखित उपयोगिता है दोस्तों। आइए उनको देखते हैं। पहला आपका है किसी विषय के शिक्षण में प्रविधि का उतना ही महत्व है जो किसी निर्दिष्ट स्थान तक पहुंचने के लिए सही मार्ग का होता है। दूसरा आपका है कि प्रविधियां विद्यार्थियों को अध्यापन कला में प्रशिक्षित कर सकती है। तीसरा आपका कि शिक्षण प्रविधियां रोचक एवं उद्देश्यपूर्ण होती हैं। चौथा आपका कि शिक्षण प्रविधियां विद्यार्थियों को सहभागिता के लिए विभिन्न अवसर प्रदान करती है। और दोस्तों लास्ट है आपका पांचवा, विद्यार्थियों में चिंतन शक्ति का विकास करती है एवं उन्हें अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करती है। चलिए अगला प्रश्न आपके
स्क्रीन पर प्रश्न 37 किन्हीं 4 शिक्षण सूत्रों का वर्णन करते हुए उनकी उपयोगिता बताइए। तो 4 शिक्षण सूत्रों का वर्णन एवं उसकी उपयोगिता। पहला आपका है सरल से जटिल की ओर। बालकों में नवीन करके आत्मविश्वास विकसित करना सफल शिक्षण की कुंजी है। इसमें बालक को पहले सरल एवं बाद में जटिल बातों का ज्ञान दिया जाता है। उपयोगिता, इससे बालक की पाठ में रुचि बनी रहेगी तथा शिक्षक को भी शिक्षण कार्य में सफलता मिलेगी। आइए अगली हेडिंग, दूसरी आपकी दोस्तों हेडिंग रहेगी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसमें नवीन ज्ञान का आधार बालक के पूर्व ज्ञान को बनाया जाता है। इसमें बालक अध्यापन क्रिया में रुचि लेने लगता है। उपयोगिता है दोस्तों कि इसके माध्यम से बालक के पूर्व ज्ञान को जगाया जाता है। तीसरी आपकी हेडिंग रहेगी दोस्तों कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष की ओर। इसमें बालक को पहले उन वस्तुओं का ज्ञान कराया जाता है जो उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से होती है। उपयोगिता, जैसे बालकों को अप्रत्यक्ष बातों के संबंध में जरूरी ज्ञान सरलता पूर्वक हो जाता है। चलिए लास्ट है दोस्तों चौथा, विशिष्ट से सामान्य की ओर। इसमें बालकों के सामने पहले विशिष्ट उदाहरण रखे जाते हैं, फिर उन्हीं उदाहरणों द्वारा सामान्य नियम एवं सिद्धांत निकलवाए जाते हैं, है ना, निकलवाया जाता है। उपयोगिता, इससे बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास होता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 38 कह रहा है कि शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत का क्या महत्व है। तो शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत महत्वपूर्ण है। शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत का महत्वपूर्ण निम्नलिखित है दोस्तों। पहला आपका है कि यह लोगों की इच्छाओं और जरूरतों के लिए कारणों का प्रतिनिधित्व करता है। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि एक मकसद यानी लक्ष्य एक निश्चित तरीके से कार्य करने के लिए व्यक्ति को संकेत देता है। तीसरा है कि आंतरिक प्रेरणा एक प्राकृतिक प्रेरणा प्रवृत्ति है और संज्ञानात्मक, सामाजिक और शारीरिक विकास में एक महत्वपूर्ण तत्व है। चौथा है कि प्रेरणा से बालकों के शिक्षण क्रिया में रुचि बढ़ती है, जैसे कक्षा में प्रथम आने पर पुरस्कार देना। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, प्रश्न 39। कक्षा शिक्षण में प्रभावशीलता किन किन तरीकों पर निर्भर करती है। कक्षा शिक्षण में प्रभावशीलता निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। पहला आपका है दोस्तों कक्षा शिक्षण का परिवेश। कक्षा शिक्षण का परिवेश समृद्धि रहने पर शिक्षण क्रिया में प्रभावशीलता आएगी, विद्यार्थियों में रुचि का विकास होगा। दूसरा आपका कि शिक्षण अधिगम सामग्री से TLM। कक्षा शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करने पर शिक्षण क्रिया में प्रभावशीलता आएगी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 40। दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्न 40 देखिए, कह रहा है कि गतिविधि आधारित शिक्षण की उपयोगिता एवं महत्व का उल्लेख कीजिए। उत्तम लिखिएगा कि गतिविधि आधारित शिक्षण की उपयोगिता एवं महत्व। पहला आपका है अपना मूल्यांकन और अधिक आसान बना देता है। दूसरा है कि इसमें छात्र एवं अध्यापक दोनों मिलकर गतिविधि करते हैं। तीसरा आपका कि विद्यार्थी पढ़ाई को बोझिल एवं उबाऊ नहीं समझता है। चौथा आपका कि इससे विद्यार्थियों में क्रियात्मकता, सक्रियता एवं सजगता बनी रहती है। चौथा लास्ट है पांचवा आपका, यह अधिक मजेदार है। खेल और गतिविधियों का उपयोग कक्षा में कुछ मनोरंजन लाने का एक गारंटीकृत तरीका है। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है दोस्तों, अब हम लोग आ गए 2017 में। तो चलिए सभी लोग 2017 के प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए प्रश्न देखिए। पहला आपके 41, ठीक है, प्रश्न आपका 41 आ गया है। किन्हीं 2 शिक्षण सूत्रों का वर्णन करते हुए शिक्षण में उसका महत्व स्पष्ट कीजिए। किन्हीं 2 शिक्षण सूत्रों का वर्णन। पहला आपका है ज्ञात से अज्ञात की ओर। जिसे विद्यार्थी जानता है वह ज्ञात है और वह जिसे नहीं जानता वह क्या है दोस्तों, अज्ञात है। इस शिक्षण सूत्र में छात्र के पूर्व ज्ञान के अध्ययन में रखते हुए नवीन ज्ञान यानी अज्ञात की जानकारी दी जाती है। जैसे बच्चे को कमल पढ़ाना है तो उसे सबसे पहले वर्णमाला की जानकारी दी जानी चाहिए।
शिक्षण में महत्व। इस शिक्षण के माध्यम से बालक को अज्ञात जानकारी प्राप्त हो जाती है, बच्चों में रुचि का विकास होता है। दूसरा है कि अनुभव से तर्क की ओर। अनुभव अनुभूतियों पर आधारित होता है, तो तर्क विज्ञान परक चिंतन पर है। ऐसी स्थिति में अनुभव को आधार बनाकर उसका तर्क संगत आधार खोजना ही प्रभावी शिक्षण का आधार होता है। इस शिक्षण सूत्र में प्राप्त अनुभव से तर्क की ओर शिक्षण किया जाता है। शिक्षण में महत्व सोचने की क्षमता का विकास होता है, इससे वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित होती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 42 है कि संप्रेषण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला आपका है छात्र। आज के बाल केंद्रित शिक्षण में प्रमुख तत्व छात्र स्वयं, अतः छात्राओं की आयु, मूल आकांक्षाएं, बौद्धिक स्तर तथा आदतें या मनोभाव शिक्षण संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। दूसरा आपका कि विषय वस्तु का चयन। विषय वस्तु का सरल पदों पर क्रमबद्ध विषय का अध्ययन शिक्षण क्रिया को प्रभावित बनाता है। यदि विषय वस्तु का चयन ठीक प्रकार से नहीं किया जाता है तो इसे संप्रेषण प्रक्रिया भी प्रभावित होती है। तीसरा आपका है कक्षा का वातावरण। कक्षा का वातावरण संप्रेषण क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है। जिस कक्षा में संप्रेषण क्रिया चल रही हो उसका वातावरण भौतिक एवं सामाजिक रूप से व्यवस्थित होना चाहिए। कक्षा का वातावरण कोलाहलपूर्ण रहने पर संप्रेषण क्रिया प्रभावित होती है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 43 कह रहा है कि शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या महत्व है। उत्तर में आप लोग एक खड़ी बनाएगा शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत का महत्व। ठीक है, कह रहा है कि फ्रोबेल के अनुसार बालक कार्य करके ही सीखते हैं और क्रिया द्वारा सीखना अस्थायी सीखना है। क्या है? अस्थायी सीखना है। क्रियाशीलता का सिद्धांत भाषा प्रयोगों के अधिक अवसरों और सृजनात्मकता की ओर ध्यान देता है। इसके अनुसार कक्षा में परिचर्चा करना, प्रश्न पूछना आदि सहगामी क्रियाएं बच्चों को सक्रिय पठन के प्रति प्रोत्साहित और आनंदित कर रखती है। इससे भाषा शिक्षण काफी आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए जो छात्र साइकिल से विद्यालय जाते हैं तो साइकिल चलाना कैसे सीखा? साइकिल को चलाने के सबसे पहले उसे पकड़ना सीखा, पैडल मारना सीखा। उनके अनेक बार उसे साइकिल सीखते समय चोटें भी आई। परिणाम स्वरूप साइकिल सीखना आ ही गया, है ना। इस उदाहरण से यह जानकारी मिलती है कि जब तक आप स्वयं साइकिल के साथ क्रिया नहीं करते तब तक आप उसे सीख नहीं सकते। अतः शिक्षण प्रक्रिया में बिना क्रियाशील हुए कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। छात्र किसी कार्य में जितना अधिक क्रियाशील होगा वह कार्य उतना ही सरल एवं रुचिपूर्ण होगा। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 44 तरह की बाल केंद्रित एवं शिक्षक केंद्रित शिक्षण में क्या अंतर है? तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा, हेडिंग बनाएगा कि बाल केंद्रित शिक्षण। इसमें पॉइंट में लिखिएगा कि इस शिक्षण का केंद्र बिंदु बालक होता है। दूसरा है कि इसमें बालक की स्वतंत्रता होती है। तीसरा आपका कि बाल केंद्रित शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है। चौथा आपका कि इसमें बालक की रुचियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कराया जाता है। दूसरी हेडिंग बनाएगा आप लोग शिक्षक केंद्रित शिक्षण। इसमें पॉइंट में लिखिएगा कि इस शिक्षण का केंद्र बिंदु शिक्षक होता है। दूसरा है कि इसमें शिक्षक की स्वतंत्रता होती है। तीसरा आपका कि शिक्षक केंद्रित शिक्षण में व्यक्तिगत शिक्षण का कोई महत्व नहीं है। चौथा आपका कि इसमें शिक्षक की रुचियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कराया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 45 कह रहा है कि बहुकक्षा शिक्षण की क्या उपयोगिता है, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में आप लोग लिखिएगा, हेडिंग बनाएगा कि बहुकक्षा शिक्षण की उपयोगिता। वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या और घटते शिक्षण साधनों के परिणाम स्वरूप बहुकक्षा शिक्षण पद्धति का जन्म हुआ। बहुकक्षा शिक्षण पद्धति एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक अध्यापक एक कक्षा
को न पढ़ाकर अनेक कक्षाओं को एक साथ देखता है। सन 1986 में शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार 28% प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक तथा 32% विद्यालय में 2 शिक्षक नियुक्त थे। बहुकक्षा शिक्षण से 1 या 2 ही अध्यापक प्राथमिक विद्यालय में एक साथ 5 कक्षाओं को देखते थे। इससे छात्रों में सामाजिकता का विकास होता है। शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए बहुकक्षा शिक्षण काफी उपयोगी सिद्ध हुई। इसकी वजह से सरकारी आय में भी वृद्धि हुई, क्योंकि 1 या 2 शिक्षकों को उनकी तनख्वाह कम देनी पड़ती है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न है 46 कह रहा है कि पुनर्बलन कौशल का क्या अर्थ है? शिक्षण में पुनर्बलन का क्या महत्व है? उत्तर में आप लिखिएगा, हेडिंग बनेगा कि पुनर्बलन कौशल का अर्थ। पुनर्बलन का अर्थ है कि शिक्षक का वह व्यवहार जिससे छात्रों को पाठ के विकास में भाग लेने हेतु एवं प्रश्नों का सही उत्तर देने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त हो। पुनर्बलन छात्रों को प्रेरणा प्रदान करने की कला है। स्किनर के अनुसार पुनर्बलन वह स्थिति है जो छात्र की प्रतिक्रिया में वृद्धि करती है। अगली हेडिंग है कि शिक्षण में पुनर्बलन का महत्व। कह रहा है कि शिक्षण में पुनर्बलन का महत्व निम्न है दोस्तों। पहला आपका है पुनर्बलन द्वारा छात्रों में रुचि का विकास होता है। दूसरा आपका है कि पुनर्बलन द्वारा छात्रों में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। तीसरा आपका है कि पुनर्बलन द्वारा छात्रों में प्रोत्साहन प्रदान होता है। और चौथा आपका है कि पुनर्बलन द्वारा छात्रों में पर्याप्त सहभागिता बनी रहती है। पांचवा आपका है कि पुनर्बलन द्वारा छात्रों में नवीन ज्ञान के लिए मन में उत्सुकता जागृत होती है। और छठा आपका है कि पुनर्बलन में छात्र जल्दी सीखते हैं। और आपका सातवां है कि पुनर्बलन द्वारा छात्रों का मानसिक विकास भी होता है, उसके अंदर चिंतन करने की क्षमता बढ़ती है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 45 तरह की गतिविधि आधारित शिक्षण की उपयोगिता एवं महत्व का उल्लेख कीजिए। उत्तर में लिखिएगा कि गतिविधि आधारित शिक्षण की उपयोगिता एवं महत्व। पहला आपका है कि यह शिक्षार्थियों के बीच स्व सीखने को कौशल विकसित करता है। दूसरा कि छात्र को अपने कौशल के अनुसार अध्ययन करने की अनुमति देता है। तीसरा आपका कि यह रचनात्मकता को बढ़ाता है। चौथा आपका कि गतिविधि आधारित शिक्षण से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास का निर्माण होता है। पांचवा है दोस्तों कि जिस छात्र में मौखिक अभिव्यक्ति की कमी है वह गतिविधि के माध्यम से इसे पूरा कर सकता है। आइए, छठा कह रहा है कि यह सामाजिक संबंध दूसरों के साथ घुलने मिलने का अवसर प्रदान करते हैं। सातवां कह रहा है कि इसके माध्यम से अनुभव प्राप्त होता है, रुचि विकसित होती है और पढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। आठवां है कि गतिविधि आधारित शिक्षण में एक शिक्षक सुविधादाता का कार्य करता है, जिससे सीखने की क्रिया और रुचिकर हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों प्रश्न 48 कह रहा है कि अपेक्षित अधिगम स्तर की संप्राप्ति में अधिगम अनुभवों की क्या भूमिका है? तो उत्तर में आप लिखेंगे कि अपेक्षित अधिगम स्तर की संप्राप्ति में अधिगम अनुभवों की भूमिका। अधिगम अनुभव या वह अनुभव है जिसे आप सीखते हैं या वास्तविक दुनिया, आभासी वातावरण या इन दोनों का संयोजन हो जाता है। अपेक्षित अधिगम स्तर की प्राप्ति के लिए अधिगम अनुभवों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कि अपेक्षित अधिगम स्तर की संप्राप्ति में अधिगम अनुभवों की भूमिका निम्न है दोस्तों। पहला आपका है कि इससे उपयुक्त ज्ञान एवं क्रिया का चयन होता है। दूसरा कह रहा है कि इससे तत्परता जागृत होती है। तीसरा आपका कि इससे अनुभव स्थानांतरण होता है। चौथा आपका कि यह स्वक्रिया पर बल देता है। पांचवा आपका कि इसमें प्रेरकों का प्रयोग होता है, अनुभव का प्रयोग किया गया है। छठा आपका कि शिक्षा में गुणवत्ता की समानता को प्राप्त करने के लिए अधिगम। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 49 कह रहा है कि दूरदर्शन का शिक्षा में क्या महत्व है? तो उत्तर में आप लिखिएगा कि दूरदर्शन का शिक्षा में क्या महत्व है। कह रहा है कि जन संपर्क के माध्यमों में दूरदर्शन का स्थान अधिक महत्वपूर्ण है। दूरदर्शन शिक्षा का एक अनौपचारिक माध्यम है।
इससे अधिक बहुमुखी गुणों वाला अन्य कोई संप्रेषण नहीं है। निम्नलिखित कारणों से शिक्षा के क्षेत्र में दूरदर्शन की उपयोगिता बढ़ती जा रही है। अगली हेडिंग रहेगी कि शिक्षा का जीवंत साधन लिखिएगा। कह रहा है कि दूरदर्शन शिक्षा का जीवंत साधन यह है, किसी बात को सर्वथा विकास युक्त रूप से उसी क्षण पर्दे पर प्रस्तुत करता है जब वह घटित होता है, तो बच्चे उसे बड़ी रुचि के साथ ध्यानपूर्वक देखते हैं। वे जानते हैं कि जो कुछ वे देख रहे हैं कि वह सचमुच उसी समय घटित हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए। आइए अगली हेडिंग देख लेते हैं हम लोग। दूसरी कह रहा है कि मानसिक थकान दूर करने का साधन। जब बच्चे शैक्षिक कार्य करते करते थक जाते हैं तो वे मानसिक थकान दूर करने के लिए दूरदर्शन की सहायता नई नई फिल्में, नए नए कार्टून देखते हैं। अतः मानसिक थकान दूर करने के लिए दूरदर्शन एक महत्वपूर्ण साधन है। तीसरा दोस्तों है आपका हेडिंग त्वरित सूचना प्रदान करने का माध्यम। शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं, उनको त्वरित जानकारी हमें दूरदर्शन से ही प्राप्त होती है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 50। दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए प्रश्न 50 देखिए क्या कह रहा है कि उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पॉइंट में लिखिएगा हेडिंग बनाकर कि शिक्षण दया एवं सहानुभूतिपूर्ण होता है। एक अच्छे शिक्षक में दया सहानुभूति का गुण पाया जाता है। अतः शिक्षक के माध्यम से बालकों में शिक्षण क्रिया कराते समय दया सहानुभूति का गुण विकसित होता है। इसके माध्यम से छात्र भयभीत नहीं होते हैं, उनमें रुचि का विकास होता है। चलिए अगली हेडिंग देखिए दोस्तों। दूसरी तरह की शिक्षण प्रजातंत्रीय होना चाहिए। कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को शिक्षण प्रक्रिया में समान अधिकार प्राप्त किए जाना चाहिए। एक अच्छा शिक्षण वह होता है जो बालकों में प्रजातंत्रात्मक वृत्ति को उत्पन्न करे। ठीक है। तीसरा आपका कि शिक्षण निर्देशात्मक होना चाहिए। कक्षा वातावरण निर्देशात्मक होना चाहिए। एक अच्छे शिक्षण में बालकों को आदेशन देकर निर्देश देना चाहिए। चौथा आपका कि शिक्षण प्रगतिशील होना चाहिए। इसके अंतर्गत बालक को पहले से जो आता है उसे आधार बनाकर अज्ञात यानी नवीन की जानकारी दी जानी चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे हैं 2016 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए अगर जो लोग नए हैं सेशन को शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए प्रश्न देखिए। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कौन कह रहा है कि संप्रेषण की कक्षा अध्यापन में क्या उपयोगिता है, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में लिखिएगा कि संप्रेषण की कक्षा अध्यापन में उपयोगिता निम्नलिखित है। पहला आपका कि संप्रेषण के अभाव में कक्षा शिक्षण नीरस हो जाता है। दूसरा आपका कि प्रभावी संप्रेषण से बच्चों में कुशल नेतृत्व का विकास होता है। तीसरा आपका कि संप्रेषण किन्हीं दो व्यक्तियों के मध्य बातचीत करने का माध्यम है। चौथा आपका कि संप्रेषण से विद्यार्थियों में रुचि का विकास किया जा सकता है। पांचवा आपका कि प्रभावी संप्रेषण से बच्चों में चिंतन एवं कल्पना शक्ति का विकास होता है। छठा आपकी प्रभावी संप्रेषण से बच्चों के अंदर से भय समाप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 52 कह रहा है कि शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण सूत्रों का क्या महत्व है, संक्षेप में लिखना आपको है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण सूत्रों का महत्व हेडिंग बनाएगा। इसके अंतर्गत आप लिखिएगा कि शिक्षण सूत्रों के माध्यम से कक्षा में अध्यापन में सरलता या सरसता तथा ग्राह्यता का संचार होता है। छात्र विषय को भली भांति कम मानसिक परिश्रम से समझ लेते हैं। शिक्षण सूत्रों का प्रयोग शिक्षण प्रक्रिया को सुगम बना देता है। कक्षा अध्यापन में शिक्षण सूत्रों की उपयोगिता एवं महत्व एक अध्यापक के लिए शिक्षण सहायक सामग्री से भी अत्यंत आवश्यक है। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए जिन शिक्षण सूत्रों को ध्यान में रखा जाना चाहिए वे निम्नलिखित हैं। पहला आपका है ज्ञात से अज्ञात की ओर। जिसे विद्यार्थी जानता है वह ज्ञात है, जिसे वह नहीं जानता वह अज्ञात है। इसमें बालक जिसके बारे में वह जानता है उसे आधार बनाकर नवीन ज्ञान प्रदान किया जाता है। चलिए अगली हेडिंग को देखते हैं। अगली हेडिंग दूसरी तरह की सरल से कठिन की ओर। इसके अनुसार शिक्षक को चाहिए कि वह पहले छात्रों को सरल तथ्यों की जानकारी प्रदान करे, पुनः कठिन बातों की ओर बढ़े।
तीसरा आपका कि मूर्त से अमूर्त की ओर। इसके अंतर्गत छात्रों को सर्वप्रथम किसी वस्तु के मूर्त यानी दिखाई दे रूप को दिखाकर फिर से उसके उन भागों की बात की जाती है जो दिखाई नहीं देती है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 53 कह रहा है कि प्रयोग प्रदर्शन युक्ति से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में आप लिखिएगा, हेडिंग बनाएगा कि प्रयोग प्रदर्शन युक्ति यह एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग विज्ञान के कई प्रकरणों या उपविषयों के शिक्षण में और कई परिस्थितियों या प्रसंगों में किया जाता है। इसमें अध्यापक किसी वस्तु के बारे में पढ़ाने पर उस वस्तु को प्रदर्शित करके उस वस्तु की रचना एवं कार्य प्रणाली का वास्तविक रूप से ज्ञात कराता है। प्रयोग प्रदर्शन युक्ति की निम्नलिखित विशेषताएं हैं दोस्तों, आइए उनको देखते हैं। पहला आपका है, प्रयोग प्रदर्शन युक्ति से बच्चों में स्पष्ट और अस्थायी ज्ञान विकसित किया जा सकता है। इसमें छात्र सक्रिय होकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। दूसरा आपका है कि मानसिक विकास में सहायक, प्रयोग प्रदर्शन युक्ति बच्चों के मानसिक विकास में सहायक है। इसके माध्यम से वैज्ञानिक ढंग से सोचने, समझने और कार्य करने में सहायता मिलती है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 54 करें कि बाल केंद्रित शिक्षण तथा शिक्षण केंद्रित शिक्षण में अंतर स्पष्ट करना आपको है। आप लिखिएगा बाल केंद्रित शिक्षण। पहला है इसमें कि इस शिक्षण का केंद्र बिंदु बालक होता है। दूसरा आपका कि इसमें बालक की स्वतंत्रता होती है। तीसरा आपका है कि बाल केंद्रित शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है। चौथा आपका कि इसमें बालक की रुचियों आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कराया जाता है। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे हैं अगली हेडिंग पर। अगली हेडिंग आपकी रहेगी शिक्षक केंद्रित शिक्षण। इसके अंतर्गत लिखिएगा कि इस शिक्षण का केंद्र बिंदु शिक्षक होता है। दूसरा है कि इसमें शिक्षक की स्वतंत्रता होती है। तीसरा आपका कि शिक्षक केंद्रित शिक्षण में व्यक्तिगत शिक्षण का कोई महत्व नहीं है। चौथा आपका कि इसमें शिक्षक की रुचियों आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य कराया जाता है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 55 करें कि बहुकक्षा शिक्षण क्या है, शिक्षण में इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर में आप लोग हेडिंग बनाएगा कि शिक्षण में बहुकक्षा शिक्षण की उपयोगिता। एक अध्यापक द्वारा बहुत सी कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना बहुकक्षा शिक्षण कहलाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित विद्यालयों में आज भी शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी है। आज शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार होने से नवीन शिक्षण पद्धति बहुकक्षा शिक्षण का विकास हुआ। बहुकक्षा शिक्षण में शिक्षक द्वारा छात्रों के व्यवहार का अवलोकन किया जाता है। इस शिक्षण से बच्चों में सामाजिक विकास होता है। बहुकक्षा शिक्षण की उपयोगिता, इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला आपका कि कक्षा कक्ष में शिक्षा उपकरणों का अभाव होता है। दूसरा है कि अध्यापक पर कार्य का भार बढ़ जाना। तीसरा आपका कि छात्रों को समझाने में सफल ना हो पाना। चौथा आपका कि शिक्षक कक्षा में उपस्थित समस्त छात्रों पर ध्यान नहीं दे पाता है। पांचवा आपका कि कक्षा कक्ष में अनुशासनहीनता बनी रहती है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 56 कह रहा कि शिक्षण कौशलों के एकीकरण का क्या अर्थ है, कक्षा शिक्षण में इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में लिखिएगा एकीकरण का अर्थ हेडिंग बनाएगा। इसके अंतर्गत आप लोग लिखिएगा कि चीजों को मिलाना या उन्हें समग्र बनाना। शिक्षण कौशल का एकीकरण एक पाठ में उचित शिक्षण कौशल का चयन करना है। सभी कौशलों का प्रयोग करना एक साथ संभव नहीं है, इसलिए कौशलों का विभाजन किया जाता है जिससे शिक्षक सरलता से शिक्षण में विषय वस्तु के अनुरूप कौशलों का प्रयोग कर सके। आइए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि बाल मुकुंद के अनुसार कौशलों का एकीकरण शिक्षण में बालकों को उनके अनुभवों के स्तर के अनुसार प्रयोग करने के अतिरिक्त कुछ नहीं है। चलिए आप लोग हेडिंग बनाएगा शिक्षण कौशलों के एकीकरण की उपयोगिता निम्नलिखित है। पहला आपका है कि शिक्षण उत्तम शिक्षण के लिए एकीकरण करना। दूसरा आपका है कि सूक्ष्म शिक्षण में अर्जित कौशलों का प्रयोग बृहद शिक्षण में करना। तीसरा आपका है कि उत्तम अधिगम के लिए बृहद शिक्षण में एक से अधिक कौशलों का प्रयोग करने में प्रवीण बनना, ठीक है, या बनाना। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 57 कह रहा है कि अपेक्षित अधिगम स्तर की प्राप्ति हेतु किए गए प्रयासों को समझाइए। उत्तर में आपको हेडिंग बनाएगा दोस्तों कि अपेक्षित अधिगम स्तर की प्राप्ति हेतु किए गए प्रयास। कह रहा है कि अपेक्षित अधिगम स्तर की धारणा से लोग सन 1986 में परिचित हुए।
प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसके महत्व को स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली में यूनिसेफ के सहयोग से 1978 में इस योजना पर कार्य करना प्रारंभ किया। सन 1986 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा इसी परियोजना को व्यापक स्तर पर क्रियान्वित किया गया। भविष्य में इस मानकों को औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों द्वारा समान रूप से अपना लिया गया। अपेक्षित अधिगम स्तर की धारणा को विश्व कॉन्फ्रेंस 1990 में सभी के लिए शिक्षा पर हुई थी बल मिला। उसी समय डॉक्टर RH की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इससे अपेक्षित अधिगम स्तर आवयु को ठोस तरीके से क्रियान्वित करने पर बल दिया। इसी आधार पर सन 1991 से 92 में अनेक अभिनव परियोजनाएं तैयार की गई, जिसमें 3000 प्राथमिक विद्यालयों तथा 2,50,000 छात्रों को सम्मिलित किया गया। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 58 कह रहा है कि शिक्षण अधिगम सामग्री से आप क्या समझते हैं? शिक्षण में दृश्य उपकरणों की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। उत्तर में आपको हेडिंग बनेगा कि शिक्षण अधिगम सामग्री, इसे निर्देशात्मक सीखने की सामग्री या TLM के रूप में भी जाना जाता है। सजीव निर्जीव वस्तुओं, मानव और मानव संसाधनों सहित सामग्रियों का कोई भी संग्रह है जिसका उपयोग एक शिक्षक शिक्षण और सीखने की स्थितियों में वांछित शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता के लिए कर सकता है। और आप लोग हेडिंग बनेगा शिक्षण में दृश्य उपकरणों की उपयोगिता। करेक्ट, शिक्षण में दृश्य उपकरणों की उपयोगिता निम्नलिखित है। देखिए पहला है आपका है सक्रियता। जब छात्र स्वयं करके देखते हैं तो पाठ्य पुस्तक और स्पष्ट हो जाती है, जैसे अबेकस की सहायता से गिनती सीखना। इस प्रकार की गतिविधियों से छात्र उत्साहित होकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय होकर भाग लेते हैं। दूसरा आपका है रुचि का विकास। दृश्य उपकरण जैसे चार्ट, मॉडल, स्लाइड, ओवरहेड प्रोजेक्टर की सहायता से बच्चों में सीखने के साथ साथ रुचि का विकास होता है। देखिए तीसरा प्रत्यक्ष अनुभव। दृश्य सामग्री के माध्यम से, दृश्य माने देखना, से शिक्षार्थियों को प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होते हैं। जिस पाठ्य वस्तु या प्रक्रिया को हम अनुभव नहीं कर सकते उनको चित्र तथा फिल्म की सहायता से स्पष्ट कर सकते हैं। चौथा आपका है कि वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास। ठीक है, ये हेडिंग आपकी रहेगी। इसके अंतर्गत आप लोग लिखिएगा कि दृश्य सामग्री को देखकर बच्चे तर्क करते हैं। यह वैज्ञानिक अभिवृत्ति का एक रूप है। दृश्य साधनों द्वारा अमूर्त चिंतन एवं मूर्त चिंतन का विकास होता जाता है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, सभी लोग इसका आंसर देखिए। कह रहा है कि प्रश्न 59 कह रहा है कि अध्यापक के लिए श्यामपट्ट सर्वाधिक महत्वपूर्ण सहायक सामग्री है। आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं? कारण सहित स्पष्ट कीजिए। अध्यापक के लिए श्यामपट्ट सर्वाधिक महत्वपूर्ण सहायक सामग्री है। श्यामपट्ट एक दृश्य सामग्री है। शिक्षण क्रिया के दौरान शिक्षक जो है श्यामपट्ट का उपयोग दृश्य रूप में करता है। मौखिक रूप से किताब के माध्यम से जो चीजें बच्चों को समझ नहीं आती है उसे शिक्षक श्यामपट्ट पर लिखकर बच्चों को समझाने का सफल हो जाता है। यही कारण है कि अध्यापक के लिए श्यामपट्ट सर्वाधिक महत्वपूर्ण सहायक सामग्री है। कारण, इसके निम्नलिखित कारण है। पहला हेडिंग बनाएगा कि पाठ्य पुस्तक में रोचकता। बच्चों की कक्षा में श्यामपट्ट एक उपयोगी सामग्री है। बच्चों को कमल के फूल के बारे में बताना है तो श्यामपट्ट पर इसका चित्र बनाकर बच्चों को कमल के फूल का मूर्त रूप से दिखाया जाता है। इससे पाठ्य पुस्तक में रोचकता आ जाती है। आइए दूसरा है सीखने में सक्रियता। श्यामपट्ट पर बच्चे सक्रिय रूप से विषय वस्तु को सक्रिय होकर सीखते हैं। इसका कारण यह है कि किसी को श्यामपट्ट पर मूर्त रूप दे दिया जाता है। तीसरा आपका कि मानसिक क्षमता का विकास। श्यामपट्ट पर बच्चों को लिख कर समझाने से बच्चों में मानसिक क्षमता का विकास होता है। मानसिक क्षमता के साथ साथ तर्क शक्ति का भी विकास होता है। दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 60। दोस्तों
चैनल पर हमारे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग इस सेशन को अपने दोस्तों को शेयर करो। चलिए, कह रहे कि उपचारात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हैं? मंद बुद्धि छात्रों के लिए किस प्रकार का उपचारात्मक शिक्षण किया जाना चाहिए? उत्तर में आप लोग लिखिएगा, एक हड्डी बनाएगा कि उपचारात्मक शिक्षण शिक्षा में कमजोर शिक्षार्थियों के कारणों की सही पहचान करके उसका उपचार करना ही उपचारात्मक शिक्षण है। मंद बुद्धि छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण, मंद बुद्धि छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण निम्नलिखित प्रकार से किया जाना चाहिए। आइए हम उसको देखते हैं। देखिए, पहला आपका है अनुकूल वातावरण। अनुकूल वातावरण से मंद बुद्धि बालकों का सही उपचार किया जा सकता है। वातावरण का प्रभाव बच्चों को ज्यादा प्रभावित करता है। दूसरा आपका है कि अनुकूल विषय सामग्री। मंद बुद्धि बालकों के लिए विषय सामग्री बच्चों के अनुकूल होनी चाहिए। विषय वस्तु ऐसा होना चाहिए जिससे वह आसानी से सीख सके। तीसरा आपका है कि समस्याओं की सही पहचान करके सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि बच्चे में कौन सी समस्या है। शिक्षण संबंधित समस्या कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे पठन विकार यानी कि डिसलेक्सिया, गणना विकार यानी कि डिसकैलकुलिया, लेखन विकार यानी कि डिस्ग्राफिया, और समस्या की सही पहचान करने के बाद उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। तो दोस्तों ये था 60 का आंसर। तो चलिए दोस्तों, यह सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। थैंक फॉर वॉचिंग। सभी को गुड नाइट।